Hello everyone, welcome to Sleepy Classes. I am Anshuman and today we are going to see CSAT practice series. इस सीरीज़ में ऑलरेडी हमने 16 लेक्चर्स में जो है मेजर कंसेप्ट्स क्वांट के कवर कर लिए, जैसे कि आपका नंबर सिस्टम था, फिर हमने परसेंटेज देखा, प्रॉफिट लॉस देखा, फिर हमने एवरेज का कंसेप्ट देखा, फिर हमने स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम का देखा और टाइम एंड वर्क भी हमने कंप्लीट किया। लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट देखा था और PYQs भी सॉल्व किया था। आज हमारा लेक्चर जो है ये लास्ट PNC का लेक्चर होगा। इसमें हम कुछ कंसेप्ट जो बच गए थे उसको कवर करेंगे और इसके बाद क्या है कि हम लोग इसमें जो है 2019 और 2020 में जो क्वेश्चंस आए हैं आपके CSAT में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से रिलेटेड, उसको भी हमने यहाँ पर लिया है। तो आप जो है यहीं पर से उसको सॉल्व कर सकते हैं, आपका कवर हो जाएगा। अब देखिए आपके पास क्योंकि काफ़ी कम दिन बचा हुआ है, आप मान के चलिए 10 दिन बचा हुआ है, तो इस 10 दिन में आपको क्या करना है, आप डेफिनेटली बाकी सब्जेक्ट्स तो पढ़ ही रहे होंगे। CSAT के लिए आप 1-2 घंटा निकालें और ये जो CSAT प्रैक्टिस सीरीज है इसको दोबारा देख लें। अगर आपको एक बार नहीं समझ में आया, जो भी टॉपिक नहीं समझ में आया उसको दोबारा देखें और एटलीस्ट 3 साल का PYQs आप जरूर सॉल्व करके जाएं, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम UPSC का नज़दीक आता है तो सबसे बेस्ट होता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें, क्योंकि आप एक UPSC वाले मोड में जो है आ जाते हैं। ठीक है, अभी आप कुछ खास खाका मतलब कोई नया क्वेश्चन बैंक ना उठाएं या कोई नया टेक्स्ट बुक ना उठाएं। ठीक है, अभी आप PYQs सॉल्व करें तो आपको सबसे ज़्यादा जो है उससे फ़ायदा होगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। अब देखिए पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था कि 2 क्वेश्चन दिया था जिसको आपको सॉल्व करना था, तो बहुत लोगों ने सॉल्व किया, कमेंट सेक्शन में आंसर भी बताया। जिनका सॉल्व हो गया बहुत अच्छा है, जिनका नहीं सॉल्व हुआ है तो हम लोग एक बार यहाँ पर देख लेते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं और फिर हम लोग जो है कंसेप्ट को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखिए ईच ऑफ 3 persons is to be given some identical items such that the product of the numbers of items received by each of the 3 persons is equal to 30. ठीक है, in how many maximum different ways can this distribution be done? ठीक है, तो अब देखिए बहुत लोगों को तो स्टार्टिंग में ये पता नहीं चलेगा कि ये PNC का क्वेश्चन है, लेकिन ये एक्चुअली परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का ही क्वेश्चन है। लेकिन कैसे बनेगा चलिए हम लोग देखते हैं। अभी जस्ट पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड हमने एक कंसेप्ट देखा था, जहाँ पर आपको 6 एप्पल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना था 3 चिल्ड्रन में, तो कैसे होता है हमने देखा था। वो एक तरीका होता है, एक टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है। यहाँ पर भी कुछ वैसा ही है, आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, सम आइडेंटिकल आइटम्स है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 लोगों के बीच में, और इस तरह से करना है कि जो भी तीनों को मिल रहा है उसका प्रोडक्ट जो है उसको अगर हम करेंगे तो वो 30 के बराबर आ जाएगा। अगर ऐसा समझिए कि यहाँ पर 3 पर्सन है A, B और C, और इसको हम लोग स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c आइटम्स मिलेगा एक एक को, तो आपको दिया हुआ है क्या कंस्ट्रेंट कि A इंटू B इंटू C जो है वो 30 होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए इसको आप कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि पॉसिबल जो अगर मतलब पॉसिबल क्या क्या वैल्यूज हो सकता है A, B और C का, कि उसको मल्टीप्लाई करके हमारा 30 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कंसेप्ट ऑफ नंबर सिस्टम भी अप्लाई होगा, क्योंकि आप जानते हैं 30 एक नंबर है तो उसका कौन कौन सा फैक्टर्स हो सकता है, तो आपको उसके हिसाब से जो है उसको अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे देखिए 30, तो 30 है, 30 का खुद एक फैक्टर 30 है, तो एक डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा हो सकता है 31-1। ठीक है, अभी भी देखिए इन तीनों का प्रोडक्ट क्या है 30 है, तो अब देखिए कभी A को 30 मिल सकता है, BC को 1, कभी B को 30 मिल सकता है, AC को 1। ठीक है, तो ये क्या है, आप एक तो डिस्ट्रीब्यूशन ये ऐसा हो गया, मतलब एक पॉसिबिलिटी हो सकता है 30 इंटू 1। ठीक है, लेकिन ये A और B और C के बीच में भी तो डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, अरेंज होगा। तो इस तरह का अरेंजमेंट को हम लोग कैसे अरेंज करते हैं, जहां पर आपका ऑब्वियसली 3 प्लेसेस है और आपका जो आइटम्स है वो क्या है कि आपका 3 आइटम्स है लेकिन उसमें से 2 सेम है, तो इस तरह का अरेंजमेंट हमने देखा था। तो इसका अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जितना सेम है, कितना सेम है 2 सेम है, तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, तो बेसिकली 3 टाइम मतलब 3 तरीके से आप इसको अरेंज कर सकते हैं। तो ये आपका एक अरेंजमेंट आ गया। चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है। चलिए 1 के साथ एक और हम लोग देखते हैं कि ऐसा हम लोग इसको लिख सकते हैं 15 इंटू 2 इंटू 1 भी लिख सकते हैं, इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। अब इसको आप कैसे अरेंज करेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है, तीनों आइटम डिस्टिंक्ट है और 3 प्लेसेस पे अरेंज करना है, तो इसका पॉसिबल अरेंजमेंट क्या हो सकता है 3 फैक्टोरियल। ठीक है, देखिए आपका सारा कंसेप्ट जो अभी आपने जस्ट पढ़ा था जो पिछले 2 लेक्चर में, वो सब अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, 15 इंटू 2 हो गया, उसके बाद हम लोग ऐसा सोच सकते हैं 10 इंटू 3 भी मान सकते हैं, 10 इंटू 3 इंटू 1, ये भी कितने तरह से अरेंज होगा 3 फैक्टोरियल वे से। ठीक है, उसके बाद आप क्या मान सकते हैं, उसके बाद चलिए हम लोग मानते हैं इसको नेक्स्ट ले सकते हैं 5 इंटू 6 इंटू 1 भी ले सकते हैं, अभी भी प्रोडक्ट 30 है, तो इसको आप कैसे अरेंज करेंगे, ये अभी भी आ जाएगा आपका 3 फैक्टोरियल। उसके बाद कैसे करेंगे, अब देखिए 1 वाला सारा पॉसिबिलिटी खत्म हो चुका है, अब हम लोग को कुछ और लेना पड़ेगा, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू 3 इंटू 2, ये भी तो अभी सही है, ये भी तो इसका भी प्रोडक्ट तो 30 है, तो इसको हम लोग कैसे अरेंज करेंगे, अगेन 3 फैक्टोरियल से। तो आपका कितना हो गया, बस हम लोग को सबको ऐड कर देना है, तो आपका बेसिकली 4 टाइम्स 3 फैक्टोरियल हो गया है,
प्लस जो स्टार्टिंग में एक आया था जो कि 3, तो प्लस 3, तो 4 आप जानते हैं 3 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है आपका 6, तो 6 इंटू 4 24, तो 24 प्लस 3 आपका कितना आ जाएगा 27। तो टोटल आप डिफरेंट वेज मतलब आपका टोटल डिफरेंट वेज 27 होगा, जिसमें कि अगर आप जो डिवीजन है उसका हम लोग प्रोडक्ट ले तो वो 30 के बराबर आ जाता है। तो आपका ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है। तो जिन्होंने भी सी मार्क किया था उनका बिल्कुल सही है और वो सही कंसेप्ट अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। ऑल 6 letters of the name Sachin are arranged to form different words without repeating any letter in any word। ठीक है, यहाँ पर आपको बेसिकली 5 अल्फ़ाबेट्स दिया हुआ है, 5 नहीं सॉरी 6 अल्फ़ाबेट्स है और उसको अरेंज करना है आपको, डिफरेंट वर्ड्स फॉर्म करना है। जरूरी नहीं कि उसका कुछ मीनिंग हो, ठीक है, और एक भी रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। The words so formed are then arranged as in dictionary। Okay, what will the position of the word Sachin in that sequence? देखिए यहाँ पर आपको चलिए सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स क्या क्या दिए हुए हैं, SACHIN। अब इनसे डिफरेंट वर्ड्स आपको फॉर्म करना है और जो वर्ड्स आपने फॉर्म किया उसको आपको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर देना है एक डिक्शनरी में। ठीक है, तो चलिए जो भी आपका जितना भी वर्ड्स बना, ऑब्वियसली हम लोग को 6 फैक्टोरियल वर्ड्स बनेगा। ठीक है, वो अभी हम लोग को ध्यान नहीं देना है। पहले हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं कि सबसे पहले आपका जो है आपका जो डिक्शनरी होगा उसमें जो आप स्टार्ट करेंगे उस डिक्शनरी को, जो भी आपने वर्ड्स फॉर्म किया, तो सबसे पहले ए से आप स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ए से स्टार्ट करेंगे। ए आपका फर्स्ट अल्फ़ाबेट होगा उस वर्ड में और उसके बाद आपके पास कितने बचेंगे, 5 अल्फ़ाबेट्स। ए वाला सिर्फ अभी हम लोग देख रहे हैं, तो इसके साथ कितना पॉसिबिलिटी, ऑब्वियसली जो पहला लेटर होगा आपका, जो सॉरी पहला वर्ड जो होगा वो आपका ए सी से स्टार्ट होगा, लेकिन वो हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। टोटल बताइए कि ए मतलब वैसा वर्ड जिसमें ए स्टार्टिंग में हो वैसा कितना वर्ड होगा। तो बेसिकली यहाँ पर कितना आपके पास 5 पोजीशन है, 5 लेटर्स बचे हैं, तो 5 फैक्टोरियल वर्ड्स जो होंगे वो ऐसे वर्ड्स होंगे जिसका स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट ए होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा आपका सी के साथ करेंगे। ठीक है, ऑब्वियसली उसके बाद सी है तो सी के साथ भी क्या होगा, सेम वही कंसेप्ट लगेगा, तो उसके साथ सी के साथ कितना वर्ड्स बन जाएगा आपका, अगेन 5 फैक्टोरियल। उसके बाद क्या बनेगा जल्दी से बताइए, सी के बाद क्या आएगा, सी के बाद आएगा आपका एच, एच से कितना होगा, अगेन 5 फैक्टोरियल। उसके बाद क्या बनेगा आपका आई, आई से कितना आ जाएगा आपका, अगेन 5 फैक्टोरियल। उसके बाद आपका क्या आएगा एन, एन से आपका कितना बनेगा 5 फैक्टोरियल। तो यानी क्या हो गया, अभी देखिए आपने टोटल वर्ड्स जो है इतना वर्ड्स आपका 5 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 5 मतलब 5 टाइम्स 5 फैक्टोरियल, इतना वर्ड्स कितना हुआ आपका, जो कि आपका स्टार्ट होगा एन से लास्ट। अभी हमने एस वाला नहीं लिया है। इसके बाद जो भी वर्ड्स होगा उसका स्टार्टिंग क्या होगा, एस से। तो हम लोग से यही पूछना है कि व्हाट विल द पोजीशन ऑफ द वर्ड सचिन। अब देखिए एस से जो वर्ड स्टार्ट होगा, एस से जो भी वर्ड स्टार्ट होगा तो उसका फर्स्ट वर्ड कौन सा होगा, ऑब्वियसली सचिन होगा, क्योंकि देखिए आप एस होगा, उसके बाद कौन सा अल्फाबेट होगा, ए होगा, उसके बाद सी होगा, एच होगा, आई एन, मतलब एस से जो भी स्टार्टिंग आपका वर्ड होगा वो फर्स्ट वर्ड ही आपका सचिन होगा। तो बस आपसे पूछ रहा है कि सचिन जो है वो कौन सा वर्ड होगा आपका। तो सबसे पहले यहां से इससे पहले जितने वर्ड्स हैं उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कितना हो गया 5 फैक्टोरियल, मतलब 5 टाइम्स 5 फैक्टोरियल है आपका प्लस 1, मतलब जो ये वाला पोजीशन जो होगा ये सचिन का होगा। तो जल्दी से बताइए 5 फैक्टोरियल कितना होता है आपका वैल्यू, आपको पता है कितना होता है 120, 120 इंटू 5 कर देंगे तो 600, तो 600 वर्ड्स प्लस जो 601वां वर्ड होगा वो सचिन वर्ड होगा। ठीक है, तो आपको पूछा गया व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द वर्ड सचिन, तो वो कौन सा होगा 601। तो आपका ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए तो आपने दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब जो है आज जो हम लोग जो कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं उसको हम लोग अब देखते हैं। अब एक टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है कि सम ऑफ ऑल नंबर्स फाउंड फ्रॉम अ गिवन n डिजिट्स विदाउट रिपीटेशन, उसका आपको सम निकालना है। मींस जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, एग्जांपल से सबसे अच्छा समझ में आता है कि जैसे आपके पास सोचिए आपको हमने 4 डिजिट्स दे दिया, जैसे 1 2 3 और 4, और आपको बोला गया कि इससे आप 4 डिजिट का एक नंबर बनाइए, तो आप कितने पॉसिबल नंबर्स बना सकते हैं। तो ऑब्वियसली आपके पास 4 डिजिट्स है, आपके पास 4 प्लेसेस है, तो कितना पॉसिबल नंबर्स बनेगा 4 फैक्टोरियल। लेकिन ये जो नंबर्स बनेंगे इनका सम क्या होगा ये आप कैसे बताएंगे, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब चलिए इसमें बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है, एक बार आप देख लेंगे तो फिर इस पर बेस्ड आपसे कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब आपके पास जो 4 फैक्टोरियल नंबर है आप सबको तो जोड़ेंगे नहीं, उसका ऐसा तो नहीं है कि आप जितना पॉसिबल अरेंजमेंट्स हो रहा है सबको सम करेंगे और फिर आप बताएंगे कि टोटल सम क्या होगा। तो इसका एक तरीका होता है, चलिए देखिए कैसे। जैसे अगर आप मानिए कि आपको 1 2 3 4 से 4 डिजिट नंबर बनाना है, तो किसी टाइम जैसे 1 को पहले हम लोग लेके चलते हैं। ठीक है, तो 1 जो है देखिए एक बार क्या होगा कि आपके 1000 प्लेसेस पे होगा। ठीक है, 1 आपके 1000 प्लेस पर होगा और बाकी जो तीनों डिजिट हैं वो 100, 10 और 1 प्लेसेस पर होंगे। तो वैसा आपका कितना नंबर बनेगा अगर आप निकालना चाहेंगे तो एक मिनट इसको इरेज कर लेते हैं। 1 2 3 4 हम लोग ले लेते हैं, 1 2 3 4, और वैसा नंबर जिसके 1000 प्लेस पर जो है वो आपका 1 है। तो वैसे कितने नंबर आप बना पाएंगे, 3 डिजिट्स है, 3 प्लेसेस है, तो बेसिकली 3 फैक्टोरियल आपके ऐसा नंबर बनेगा जिसके 1000 प्लेस पर जो है वो 1 होगा।
ठीक है। अब आप बताइए, अगर जैसे एक नंबर होता है WXYZ एक नंबर है, ठीक है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 1000 इंटू डब्ल्यू प्लस 100 इंटू जेड, सॉरी 100 इंटू एक्स प्लस 10 इंटू वाई प्लस जेड। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं, किसी भी नंबर को आप ऐसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो वैसे ही जैसे बताइए कि जितने नंबर्स जिसके 1000 प्लेसेस पे 1 है, उसमें 1 का कंट्रीब्यूशन कितना है, 1000 है, ठीक, उसमें 1 का कंट्रीब्यूशन ऑब्वियसली 1000 है। तो वैसे कितने नंबर्स हैं, 3 फैक्टोरियल। तो 1 जब 1000 प्लेसेस पर है और वैसा 3 फैक्टोरियल नंबर है, तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 1 का। सिंपली हम लोग लिख सकते हैं 1000 इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, वैसे ही कभी देखिए 1 जो है आपका कभी 100 प्लेस पर होगा, तो उस केस में 1 का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 100 होगा। और फिर वैसे कितने नंबर्स बनेंगे, 3 फैक्टोरियल, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं 100 इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, वैसे ही आपका फिर 10 प्लेसेस पर होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे 10 इंटू 3 फैक्टोरियल, और 1 प्लेस पर होगा तो 1 होगा, तो 1 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो यानी अगर आप सबको हम लोग को ऐड कर देना है, तो हमको टोटल कंट्रीब्यूशन पता चल जाएगा कि 1 का कितना है, जो भी नंबर्स बन रहा है आपका 4 फैक्टोरियल नंबर्स, उसमें 1 का कंट्रीब्यूशन कितना है सम में। तो यहां पर अगर हम लोग जोड़ेंगे इसको, तो 100 लिखते हैं 1000 प्लस 100 प्लस 10 प्लस 1, और बाहर हमारा आ जाएगा 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो अगर आप इसको ऐड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 1111 इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, सिमिलरली आप 2 के साथ कर सकते हैं, 2 को 1000 प्लेसेस पर प्लेस करिए, उसके बाद आपके कितने नंबर्स बनेंगे, अगेन 3 फैक्टोरियल नंबर बनेंगे, उसमें 2 का कंट्रीब्यूशन कितना होगा 2000, वैसे ही 222, तो उसमें 2 के केस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 के केस में आपका सिंपली आ जाएगा ऐसे, अगर हम लोग लिखें तो 2222 इंटू 3 फैक्टोरियल। वैसे ही 3 के केस में क्या हो जाएगा 3333 इंटू 3 फैक्टोरियल, और ऐसे 444 इंटू 4 फैक्टोरियल आपका, सॉरी 3 फैक्टोरियल आपका 4 के लिए। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग जल्दी से समराइज कर देते हैं। तो टोटल सम हमारा क्या हो जाएगा 111 इंटू 3 फैक्टोरियल, 222 इंटू 3 फैक्टोरियल, 333 इंटू 3 फैक्टोरियल, 444 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 111 प्लस 222 प्लस 333 प्लस 4444 इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, चलिए अब इसमें से देखिए हम क्या कॉमन बाहर निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं, अगर हम इसको 111 बाहर निकाल लेते हैं 111, तो अंदर आपका बच जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 और इनटू हो जाएगा आपका 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो आपका, और बेसिकली ये क्या है आपका आ गया सम ऑफ डिजिट्स। तो आप जो है इसे एक फॉर्मूला, आप इसे एक बहुत अच्छा फॉर्मूला निकल के आ रहा है। क्या देखिए यहाँ पर, जैसे आपका टोटल नंबर्स कितना था, आपका 4 था, तो यहाँ पर क्या है ये 3 फैक्टोरियल है, तो बेसिकली इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अगर n कॉमन एक फॉर्मूला निकाल रहे हैं, तो अगर आपके पास n डिजिट्स है और आपको n डिजिट का जो है नंबर फॉर्म करना है, तो बेसिकली फॉर्मूला क्या हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल, देखिए इंटू 1 देखिए कितना टाइम्स है, यहाँ पर 4 डिजिट है तो 4 टाइम्स है, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 n टाइम्स जितना भी आपका दिया हुआ डिजिट। ठीक है, और इंटू हो जाएगा आपका सम ऑफ डिजिट्स। देखिए इस फॉर्मूला में ये बैठ रहा है, तो आपका कोई भी अगर अब आपको ऐसा दिया जाए, आपको n डिजिट्स दे दिया गया जाए और आपको बोला जाए कि n डिजिट से आप n डिजिट वाला एक नंबर फॉर्म करिए, और जितने भी नंबर फॉर्म होते हैं उसका आप सम बताइए, तो उसका सम क्या हो जाएगा, उसका फॉर्मूला हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल इंटू 111 n टाइम्स जितना भी आपका डिजिट दिया हुआ है इंटू सम ऑफ डिजिट्स। ठीक है, अब देखिए आपको ये फॉर्मूला पता चल गया, और इसमें क्या है कि इसमें हम लोग कोई भी डिजिट को रिपीट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, विदाउट रिपीटिशन है, तो जनरली आपसे विदाउट रिपीटिशन पर ही बेस्ड क्वेश्चन आएगा, क्योंकि रिपीटिशन वाला थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाता है और उसको आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है, उससे बेस्ड क्वेश्चन नहीं आता है, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ गया है, तो इसी कारण इस कंसेप्ट को हमने पढ़ लिया है। चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन अब आपके 2021 में आया है। ठीक है, आपसे जो है ये इसी साल जो आपका पिछला सीसैट था इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो चलिए देखते हैं। यहां पर आपको क्या दिया है, कंसिडर ऑल 3 डिजिट नंबर्स विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स। देखिए यहां पर स्पेसिफाई कर दिया गया स्टार्टिंग में, ऑब्टेन्ड यूजिंग 3 नॉन जीरो डिजिट्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 3। तो यहां पर क्या बताइए, ऐसा जो 3 नॉन जीरो डिजिट्स कौन है जो कि मल्टीपल्स ऑफ 3 है। तो पहला हो गया आपका 3, उसके बाद क्या हुआ 6, और आपका हो गया 9। ठीक है, यही आपके पास डिजिट्स दिया हुआ है, और आपको इससे 3 डिजिट का जो है नंबर फॉर्म करना है। तो बताइए कितने नंबर्स आप बना सकेंगे, 3 फैक्टोरियल नंबर्स, और जो भी नंबर्स बनेंगे उनका सम निकालना है आपको। तो डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, आप बेसिक्स में नहीं जाएंगे। तो डायरेक्टली आप सम कैसे लिख सकते हैं, सम इज इक्वल टू क्या होता है, अभी हमने देखा n-1 फैक्टोरियल इंटू 111 n टाइम्स, जितनी बार भी आपका जो भी डिजिट दिया हुआ है, और इंटू सम ऑफ डिजिट। ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स। तो जल्दी से बताइए सम कितना आ जाएगा। यहाँ पर n इज इक्वल टू 3 है, तो 3-1 2 फैक्टोरियल है, तो 2 लिख देते हैं। 1 कितना हो जाएगा आपका 3 टाइम्स होगा, सॉरी आपका n, हाँ 3 टाइम्स हो जाएगा, तो इंटू 111,
और सम ऑफ डिजिट्स कितना हो जाएगा आपका 6 + 3 9 980 नाम का हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है s इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 74। जो भी आपका सम आ रहा है उसको दिया हुआ है कि इज डिविजिबल बाय 74। तो देखिए आप इसको कुछ अरेंज कर देंगे तो आपको खुद ब खुद दिखने लगेगा। 2 × 1 1 आप कैसे लिख सकते हैं, 37 × 3 लिख सकते हैं। ठीक है, और इंटू आपका 18 हो जाएगा। तो देखिए 37 × 2 कितना होता है आपका 74। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 74 × आपका हो जाएगा 54। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये सम है आपका, और ये जो है आपका 74 से डिविजिबल है, दिख रहा है। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट क्या है, s इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 9। ये भी आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि आपका 54 जो है वो 9 से डिविजिबल है। तो आपका जो है ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा, बोथ 1 और 2। तो ये आपका जो है CSAT 2021 में पूछा गया था। लेकिन इसके पीछे कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि जब भी कुछ ऐसे आप नंबर्स बनाते हैं विदाउट रिपीटेशन तो उनका सम क्या होना चाहिए। ये फॉर्मूला अगर आपको याद था तभी आपसे ये क्वेश्चन बनता, अगर नहीं याद होता तो ये नहीं बनता। ठीक है, तो इसी कारण कुछ कंसेप्ट्स आपको याद भी रखने पड़ सकते हैं, और अगर कुछ क्वेश्चन अगर आप इस पर सॉल्व करके जाएंगे तो डेफिनेटली आपको वहां पे स्ट्राइक करेगा कि हाँ इसमें ये कंसेप्ट लगेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चंस पे, जो कि आपके हमने देखा जो हमारा एक कंसेप्ट था ये बचा हुआ था, इसको हमने देख लिया। अब कुछ क्वेश्चंस आपके जो 2019 और 2020 में आए उसको देखेंगे, और अगर कुछ कंसेप्ट यहाँ पर एक्स्ट्रा आपको बताना होगा तो उसको यहीं पर डील कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या है, Each face of a cube can be painted in black or white colors. In how many different ways can the cube be painted? ठीक है, इस तरह का क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन करना पड़ता है कि क्यूब कैसा दिखता है, और वहाँ पर अगर हम लोग कुछ जैसे यहाँ पर पेंट करने बोल दिया गया है आपको ब्लैक और वाइट कलर से, तो कितने डिफरेंट टाइप ऑफ तरीके से आप उसको पेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। बेस्ट है कि हम लोग डायग्राम के थ्रू देखें। एक तरह से आप सोचिए कि आपको यहाँ पर पेंट करना है या तो व्हाइट या तो ब्लैक में। ठीक है, दोनों यूज़ कर सकते हैं किसी भी टाइम। तो अब क्या होता है, देखिए कि एक बार हुआ कि आप पूरा क्यूब को, क्योंकि क्यूब का पूरा एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट होता है, उसका सारा वर्टिसेस, सारा साइड्स, ठीक है, और सारा फेसेस जो है वो बिल्कुल सेम होता है। तो अब जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि अगर हम पूरे क्यूब को ब्लैक में पेंट कर दें या तो हम पूरे क्यूब को व्हाइट में पेंट कर सकते हैं। तो कितना तरीका हुआ, 2 तरीका। ठीक है, जब हम लोग पूरे क्यूब को पेंट कर रहे हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा, 2 तरीका हो जाएगा, या तो आप पूरे ब्लैक से पेंट कर दें या तो पूरे व्हाइट से पेंट कर दें। ठीक है, उसके बाद क्या है ऑप्शन आपके पास कि आप कोई एक फेस पेंट करें। ठीक है, तो अब एक फेस या तो आप व्हाइट पेंट कर सकते हैं, बाकी को ब्लैक पेंट कर दें। ठीक है, या तो आप एक को ब्लैक पेंट करें, बाकी को व्हाइट पेंट कर दें। तो ये कितना तरीका हुआ, अगेन 2 तरीका हुआ। ठीक है, और आप कोई भी फेस पेंट कर सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि क्यूब जो है वो पूरी तरह से सिमेट्रिकल है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है आपका तीसरा, क्या आता है कि हम लोग 2 फेसेस पेंट करें। जब 2 फेसेस पेंट करने का बात आता है तो यहां पर कुछ वेराइटीज आ जाता है। देखिए ऐसा हो जाता है कि हम 2 फेस जो है ऑपोजिट फेसेस, जैसे यहां पर अगर आप क्यूब को देख रहे हैं तो जैसे मान के चलिए हम लोग एक ये वाला फेस हुआ, एक ये वाला फेस हुआ, ठीक है, एक ये वाला फेस हुआ और एक ये वाला फेस हुआ। ठीक है, ये वाला जो फेस है, तो इस दोनों को जो है हम ब्लैक से पेंट कर देते हैं, बीबी, या व्हाइट से पेंट कर देते हैं, डिफरेंट दोनों केसेस होगा। तो अगर दोनों ऑपोजिट फेसेस को हम पेंट करें तो ये भी एक तरीका हुआ कि या तो हम ऑपोजिट फेसेस को ब्लैक से पेंट कर दें या तो ऑपोजिट फेसेस को हम व्हाइट से पेंट कर दें। तो अगेन ये कितना तरीका हो गया, 2 तरीके से। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि देखिए एक केस हो सकता है कि हम लोग, ये तो ऑपोजिट फेस हुआ, एक केस में क्या हो सकता है, एडजेसेंट फेसेस भी हो सकता है। एडजेसेंट फेस क्या हुआ, जैसे ये वाला आपका हो गया, ये वाला एक फेस हुआ, ठीक है, और एक ये वाला फेस हो गया, तो ये आपका एडजेसेंट फेस हो गया। ठीक है, अगल बगल वाला। तो इस केस में क्या हो सकता है, इसको अगेन हम लोग या तो ब्लैक से पेंट कर सकते हैं या तो व्हाइट से। ठीक है, तो अगेन इसका कितना तरीका हो गया, इसका हो गया 2 तरीका। ठीक है, उसके बाद आता है जब आप 3 फेसेस पेंट करेंगे। 3 फेसेस पेंट करने में भी आपके पास क्या है, देखिए एक तरीका है कि आप जो है वैसे फेसेस को पेंट करें जिसका कॉमन कॉर्नर है। ठीक है, जैसे एक ये देखिए, एक ये वाला फेस हुआ, एक ये वाला फेस हुआ और एक ये ऊपर वाला फेस हो गया। तो ये देखिए ये तीनों फेसेस क्या है, इनका कॉमन कॉर्नर है। ठीक है, तो इस तरह के फेसेस को अगेन आप क्या कर सकते हैं, व्हाइट या तो ब्लैक। ठीक है, अगर आप इसको व्हाइट पेंट करेंगे तो बाकी तीनों ब्लैक हो जाएगा। तो आप इसको कितने तरीके से कर सकते हैं, सिर्फ एक तरीके से। ठीक है, क्योंकि जो भी आप जिसको पेंट, अगर जैसे फॉर एग्जांपल ये तीनों फेसेस जो हमने चुना, जो ये आपके कॉमन कॉर्नर वाला, अगर आप इसको ब्लैक पेंट करते हैं तो ऑपोजिट वाला भी वैसा ही होगा डिस्ट्रीब्यूशन, उसको आप व्हाइट पेंट कर देंगे तो आपका सेम तरीका का क्यूब दिखेगा। तो वो कितना तरीका हो गया आपका, एक तरीके का। ठीक है, एक और डिफरेंट तरीका क्या हो सकता है कि आप जो है आप एक फेस ऐसा लें, ठीक है, एक फेस आप ऐसा पेंट करें, एक ऑपोजिट वाला फेस पेंट करें और जो उसके बीच का जो सेंटर वाला जो फेस होता है उसको ले लें। ठीक है, तो ये वाला फेस, तो ये भी एक तरीका हो सकता है। तो इस तरह का अगेन आपका कितना तरीका होगा, एक ही होगा, क्योंकि अगर आप जिसको लेंगे, अगर आप इसको ब्लैक पेंट करेंगे तो बाकी को व्हाइट पेंट करेंगे, या आप इसको व्हाइट पेंट करेंगे तो बाकी को ब्लैक पेंट कर देंगे। तो अगेन ये क्या हो गया आपका, एक तरीका हो गया। ठीक है, तो अगर आप इसको टोटल काउंट करते हैं 2 + 2 + 2 + 2 तो आपका 8 और 8 + 2 आपका हो गया 10। तो इसका सही ऑप्शन था ऑप्शन बी।
ठीक है, इसको थोड़ा सा इमेजिन करना था, इसी कारण हमने इसको जो है आपको थ्रू डायग्राम बता दिया। अब जो है आप इसको समझ गए होंगे। अब क्यू पे बेस आपसे जो है क्वेश्चन सीसैट में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है अगेन यहां पर है, सपोज यू हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रूपी करेंसी इन 3 डिनोमिनेशंस, ₹1, ₹10 एंड ₹50। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन यू पे अ बिल फॉर ₹107। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये आपसे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में हमने ले लिया, लेकिन बेसिकली ये क्या है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, कि आपको कितने पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं इक्वेशन के। अब इक्वेशन क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या है, चलिए हम लोग मान लेते हैं कि ₹1 का जो डिनोमिनेशन का जो नोट्स है वो कितना है आपके पास, x है। ठीक है, ₹10 का जो है वो y होगा और ₹50 का जो है वो z होगा। तो बेसिकली आपको क्या करना है, x प्लस 10y प्लस 50z इक्वल टू 107। इस इक्वेशन का आपको पॉसिबल सॉल्यूशंस निकालना है। जो भी आप पॉसिबल सॉल्यूशन निकाल देंगे वही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक तरीका होता है कि जो हाईएस्ट कोफिशिएंट है उसको आप लेके चले। यहां पर हाईएस्ट कोफिशिएंट कितना है, z का है जो है 50। ठीक है, तो बताइए 50 का यहां पर मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 50 का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 3 हो सकता है। देखिए तो अगर आप z को अगर आप 3 पुट करते हैं तो वो 150 आता है, तो ऑब्वियसली वो नहीं हुआ क्योंकि आपका टोटल सम ही 107 है। तो z का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, जल्दी से बताइए। अगर z का मैक्सिमम वैल्यू हम लोग लेंगे यहां पर 2, अगर z का मैक्सिमम वैल्यू 2 ले लिए तो आपका 50 × 2 100 हो गया, तो आपका इधर 100 उधर चला जाएगा, तो बेसिकली आपका कितना बच जाएगा, x प्लस 10y जो है वो आपका बच जाएगा आपका 7। ठीक है, ये आपका एक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें अगेन x प्लस 10y इज इक्वल टू 7 है, तो यहां पर एक ये सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन तभी आएगा जब आपका y का वैल्यू 0 हो जाए। ठीक है, तो यानी अब इस केस में क्या हो जाएगा, आपका y का वैल्यू 0 हो गया, z का वैल्यू हम लोग पहले ही ले चुके हैं 2, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, आपका x का वैल्यू हो जाएगा 7। तो एक पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है आपके पास, 7 0 2। ठीक है, ये आपका हो गया जब हमने कंसिडर किया कि z का वैल्यू आपका 2 है। ठीक है, उसके बाद क्या है, देखिए हमें इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपको तरीका बता रहे हैं कि आप हमेशा हाईएस्ट कोफिशिएंट को देखिए। अब देखिए z का वैल्यू हमने 2 ले लिया, उसका z का क्या वैल्यू हो सकता है, दूसरा z का वैल्यू हम लोग ले सकते हैं एक बार 1। अगर 1 लेते हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, x प्लस 10y कितने के बराबर आ जाएगा, जल्दी से बताइए, आपका 57। अब यहां पर अगेन आप सॉल्व करिए हाईएस्ट कोफिशिएंट के लिए। ठीक है, तो चलिए y को हम लोग लेते हैं, तो y का यहां पर मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, जल्दी से बताइए। y का मैक्सिमम वैल्यू 6 हो सकता है, नहीं हो सकता क्योंकि वो 60 हो जाएगा, जबकि टोटल सम ही आपका 57 है। तो x का मैक्सिमम वैल्यू कितना, सॉरी y का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 5 हो सकता है। तो हम लोग अगर 5 पुट करते हैं y का, तो यहां पर आपका कितना वैल्यू हो जाएगा, अगर y का 5 लेते हैं तो 50, तो x का वैल्यू हो जाएगा 7। बताइए अब y का वैल्यू कहां तक जाएगा, 1 तक जाएगा, 1 तक जाएगा, और उस केस में जो है x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 47। तो यानी 1 से 5 तक जो है आपका y का वैल्यू हो सकता है। इसके अलावा एक और वैल्यू हो सकता है क्या, y का वैल्यू जब 0 हो जाए, अगर y का वैल्यू 0 होगा तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 57। तो टोटल पॉसिबल आपका सॉल्यूशंस कितना हुआ, यहां पर हो गया 1 से 5 हो गया, और एक 0 वाला है तो कितना हो गया, 6। ठीक है, अब आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन हमने क्या कहा, हमेशा आपको इसी तरह से बढ़ना है। अब क्या हो गया कि हम लोग ले लेते हैं z आपका 0 ले लेते हैं। हमने z स्टार्टिंग में 2 लिया, फिर हमने 1 लिया, अब हम लोग z 0 ले रहे हैं। तो जब z 0 हो जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, x प्लस आपका हो जाएगा 10y इज इक्वल टू 107। ठीक है, अगेन यहां पर देखिए आप y का मैक्सिमम वैल्यू क्या ले सकते हैं, y का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, अगर आप 10 लेते हैं तो ठीक है, अगर आप 11 लेते हैं तो नहीं ले सकते हैं क्योंकि 110 हो जाएगा, और टोटल सम ही आपका 107 है, तो y का मैक्सिमम वैल्यू आपका कितना होगा, 10। तो 10 अगर आप लेते हैं तो उस केस में x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, और y का वैल्यू आपका कहां तक जाएगा, अगेन आपका 1 तक जाएगा, और वहां पर उस समय x का वैल्यू कितना हो जाएगा, आपका 97। तो यहां पर कितना वैल्यूज हो गया, 1 से 10 वैल्यूज, और एक और वैल्यू होगा आपका क्या, कि y हम लोग 0 ले लें तो 0, उस में आपका x का वैल्यू जो हो जाएगा वो 107 हो जाएगा। तो टोटल आपका हो गया 11। तो जल्दी से बताइए, आपका इसमें 6 आया था, यहां पर 11 है, और यहां पर बस 1 था, तो 11 प्लस 6 प्लस 1, तो आपका कितना हो जाएगा, 11 6 17 प्लस 1 18। तो आपका ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए इस तरह क्वेश्चंस को आपने कैसे सॉल्व किया, ये बेसिकली था कि आपको पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन निकालना था। और जब भी आपको इस तरह क्वेश्चन मिले तो हमेशा हाईएस्ट कोफिशिएंट को पकड़िए। ठीक है, हाईएस्ट कोफिशिएंट को पकड़ेंगे तो आपका जो है अपने आप सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। How many different sums can be formed with the denomination ₹50, ₹100, ₹200, ₹500 and ₹2000, taking at least 3 डिनोमिनेशंस एट अ टाइम। मतलब आपको एटलीस्ट 3 डिनोमिनेशन तो लेना ही है, उससे ज़्यादा आप ले सकते हैं। ठीक है, और हर बार जो उनका मिला के जो सम आना चाहिए वो डिफरेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सेम सम हो। तो इस केस में जब भी आपका एटलीस्ट 3, आपको यहाँ पर देखिए कितना है, आपके पास 50 है, 100 है, 200 है, 500 है और 2000 है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए इस केस में क्या हो जाएगा आपका, अगर हम लोग को ये यहाँ पे ऑब्वियसली 5 आइटम्स हैं, उसमें से 3 चूज करना है, मिनिमम 3 चूज करना है, 4 भी चूज कर सकते हैं, 5 भी चूज कर सकते हैं, तो ऐसा कितना हो जाएगा 5C3। ठीक है,
एटलीस्ट 3 का बात हो रहा है। उसके बाद आप कितना चुन सकते हैं 5C4 और उसके बाद आप कितना चुन सकते हैं 5C5। ठीक है, तो जल्दी से बताइए 5C3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये कितना हो जाएगा 5C4 का वैल्यू 5 हो जाएगा और 5C5 का वैल्यू हो जाएगा 1। तो यहाँ पर आपका अगर देखेंगे तो 5 इंटू 4 3 कट गया, तो यानी हो जाएगा आपका यहाँ पे कितना निकल के आएगा आपका 10 प्लस 5 प्लस 1, तो आपका आ जाएगा 16। तो टोटल आंसर आपका हो जाएगा 16। तो टोटल पॉसिबल वेज कितना है 16 है, जिससे अगर आप चुनेंगे तो आपका डिफरेंट सम निकल के आएगा। और यहाँ पर आप ऑब्वियसली ऐसा देख सकते हैं कोई भी देखिए सम जो है वो सेम नहीं होगा। जैसे हम लोग सबसे मिनिमम वाला लेते हैं 50 प्लस 100 प्लस 200, तो कितना हो गया आपका 350। तो ऑब्वियसली वो कोई और सम से बराबर नहीं है, मतलब 350 आपका और किसी तरीका से नहीं आएगा। ठीक है, आप दूसरे बाकी को भी जोड़ के देख सकते हैं, आपका कभी भी सम जो है वो सेम नहीं आ रहा है। इसी कारण हमने जो है सबको काउंट कर लिया है। ठीक है, तो कितना हुआ आपका, सबसे पहले आपने क्या हुआ मिनिमम 3 लेना है, तो पहले आपने 3 लिया, फिर आप 4 भी ले सकते हैं, फिर आप 5 भी ले सकते हैं, और हमने टोटल पॉसिबल वेज निकाल लिया जो कि आपका आ गया 16। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन था ये अगेन और भी देखिए इस तरह का क्वेश्चन बिल्कुल सेटर होता है। इस तरह का क्वेश्चन आपको सीसैट अगर आप जा रहे हैं इस बार देने, तो इस तरह का क्वेश्चन आप सबसे पहले ढूंढें कि ये ऐसा क्वेश्चन जो हमसे तुरंत बन जाए। जैसे यहाँ पे पूछा गया है हाउ मेनी डिफरेंट 5 लेटर वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड दिल्ली सो दैट ईच वर्ड हैज़ टू स्टार्ट विथ डी एंड एंड विद आई। बहुत ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको क्या है 5 लेटर्स है, 5 प्लेसेस हैं, और आपको क्या बोला जा रहा है कि वैसे वर्ड फॉर्म करना है जिसका स्टार्टिंग आपका लेटर डी होगा और एंड वाला आई होगा। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन हमने बहुत सॉल्व किया है। जब आपने फिक्स कर दिया तो आपके पास कितना बचा है 3 लेटर्स है और 3 प्लेसेस है, तो आपको क्या करना है सिंपली कितना अरेंजमेंट हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, तो पॉसिबल वेज कितना हो जाएगा 6। तो आपका ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन को आप बिना सोचे समझे बना सकते थे, और इस तरह के क्वेश्चन को आपको सबसे पहले बनाना चाहिए। अब जैसे वो सम ऑफ डिजिट वाला क्वेश्चन है उसको आप छोड़ भी सकते हैं, हो सकता है अगर आपके पास लास्ट में टाइम बचे तब आप उसको सॉल्व करें, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपसे छूटना नहीं चाहिए, और इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको 2-3 हमेशा सीसैट में मिलेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हमने देख लिया जो क्वेश्चंस आपके 2019 और 2020 में पूछे गए थे उसको हमने इस लेक्चर में देखा। अब कुछ स्पेशल टाइप ऑफ परमुटेशंस होते हैं जिस पर बेस आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे उसमें एक है सर्कुलर परमुटेशन। क्या होता है, तो सर्कुलर परमुटेशन क्या हुआ, जैसे अभी हमने चेयर्स वाला केस आपने पढ़ा था हर जगह कि हम जो है डिफरेंट चेयर्स है, जैसे यहाँ पर 4 चेयर्स रहते हैं और आपको 4 पीपल को यहाँ पर बैठाना है, तो बताइए कितना पॉसिबल डिफरेंट अरेंजमेंट हो सकता है। तो ऐसा हमें हम लोग ले लेते हैं 4 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि सर्कुलर परमुटेशन का मतलब क्या हुआ, जैसे आप सोचिए कि आपके पास एक ऐसा सर्कुलर टेबल है और वहाँ पे 6 लोग को बैठना है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे एक सीट यहाँ पे लगा हुआ है, एक सीट आप जो है यहाँ बना लीजिए, एक सीट यहाँ बना लीजिए। ठीक है, और उसके बाद आपका एक सीट यहाँ है, एक सीट यहाँ है और एक सीट यहाँ है। ठीक है, तो आपके पास 6 प्लेसेस हैं, एक राउंड टेबल है। तो आपको बोला जा रहा है कि आप बताइए कि इसमें पॉसिबल अरेंजमेंट्स, अगेन आपके पास 6 पर्सन है जिसको इन 6 चेयर्स पे बैठाना है और ये एक सर्कुलर टेबल है। तो जैसे यहाँ पर हमने जब लेते थे कि 4 पीपल है 4 चेयर्स है, तो यहाँ पर जो भी 4 चेयर्स हैं ये 4 जो है डिस्टिंक्ट चेयर्स हैं, सबका पोजीशन अलग अलग है। एक लेफ्ट का एक्सट्रीम है, एक राइट का एक्सट्रीम है, और जो 2 है वो बीच में है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप स्टार्टिंग में देखेंगे इस टेबल पे जाकर अगर आप देखेंगे तो आपको सारा चेयर्स एक ही जैसा दिखेगा, क्योंकि पूरा सर्कुलर सबकी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, हर चेयर आपको सेम लग रहा है। तो आप पहला चेयर कैसे चुनेंगे, आप तो ऐसा नहीं बोल सकते कि अच्छा आप जाके ये वाला ऊपर वाला चेयर पे, ऐसा ऊपर तो नहीं है, आप एक जब टेबल है आपका तो आप कोई भी चेयर को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा दूसरे से। तो इस केस में क्या होता है कि आप सबसे पहले क्या करिए, अगर 6 पर्सन है तो आप पहले एक पर्सन को बोलिए कि तुम जाके बैठ जाओ इस टेबल पे। ठीक है, जाके वो बैठेगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल वो जाके यहाँ पर बैठ गया, जैसे हम लोग मानते हैं P1 यहाँ पर जाके बैठ गया। अब जो है आपका अब जितना चेयर्स है वो डिफरेंट हो गया। क्यों, देखिए अब जैसे P1 से हम बोलेंगे कि उसके राइट साइड जो है, उसके राइट साइड के सेकंड प्लेस पे ये वाला चेयर है। ठीक है, P1 के लेफ्ट साइड पे सेकंड प्लेस पे ये वाला चेयर है। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हैं कि हर चेयर को अब आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसी कारण हम लोग क्या करते हैं, सर्कुलर परमुटेशन जब भी आपसे पूछा जाए ऑफ n डिस्टिंक्ट आइटम्स, तो उसका परमुटेशन कितना होता है n-1 फैक्टोरियल। मतलब अगर आपको ऐसे ही 6 पर्सन्स को अगर ऐसे चेयर सर्कुलर चेयर पे, मतलब सर्कुलर टेबल पे बैठाना था, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एक पर्सन को बोलिए कि आप जाके वहां पे बैठ जाइए। अब आपके पास 5 पर्सन है और 5 डिस्टिंक्ट चेयर्स हैं, तो उसका अरेंजमेंट कितना होता है, आपका हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। तो इसी
कारण हम लोग बोल देते हैं सर्कुलर परम्यूटेशन हमेशा होता है n-1 फैक्टोरियल। ये इस पे बेस आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बेसिक कंसेप्ट है, क्योंकि आपका इनिशियली जो स्ट्रक्चर है या जो सिस्टम है वो सिमेट्रिकल होता है। आप स्टार्टिंग में उसको नहीं बता सकते कि कौन सा चेयर जो है वो कौन सा, मतलब उसका पोजीशन आप असाइन कर सकते हैं। इसी कारण हम लोग जो है पहले उसको डिफरेंशिएट करते हैं और फिर अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है। तो एक स्पेशल टाइप ऑफ परम्यूटेशन था, अगर आपसे इस पे बेस क्वेश्चन आता है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हमने जो है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का मेजर कंसेप्ट कवर कर लिया। इसके अलावा अगर कुछ और कंसेप्ट बचा है तो अब या तो आप उसको अपने से देख लीजिए, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा इंफेसिस करने का जरूरत नहीं है एक चैप्टर पे, क्योंकि सारे चैप्टर्स आपको साथ में लेके चलना है। तो अब आपके पास जो भी समय बचा है उसको आप यूटिलाइज करते हुए सारा चैप्टर्स एक बार फिर से रिवाइज करें। टाइम एंड वर्क, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम में जैसे रेसेस का कंसेप्ट आप देख के जाएं, एवरेज स्पीड का कंसेप्ट देख के जाएं, रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट देख के जाएं, ठीक है। उसके बाद आपका नंबर सिस्टम में हमने देखा रिमाइंडर का कंसेप्ट आप देखें, ठीक है। उसके बाद ट्रेलिंग जीरोस का कुछ का अगर कंसेप्ट आता है तो उसको देख के जाएं। उसके बाद जैसे आपका एवरेज में हमने देखा था कि कैसे आप एवरेज में जो है सैंपल को विदाउट मतलब सम को यूज़ किए हुए आप बता सकते हैं कि एवरेज में कितना चेंज आएगा, तो उसको आप रिवाइज करके जाएं। तो इन सब चीज़ों को आप रिवाइज करें और एटलीस्ट 2-3 साल का आप PYQ जरूर सॉल्व करके जाएं, तो आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।